जिंदगी के भंवर में प्रिय प्रतीक, शुभ आशीष। नीलम से मिलकर अभी ही लौटी हूँ। तुम्हारा आग्रह टाल नहीं सकी, पर जिस नीलम से मिलकर पहले जीवन के स्पंदन से भर उठती थी, आज उससे मिलकर दुख के अगाध सागर में डूब सी गई। लगा एक साहसी और उन्नतिशील लड़की, जिसने हमेशा अपनी शर्तों पर जीवन जीने की ठानी थी, आज अपने ही चुने पिंजरे में कैद होकर कसमसा रही है। हाँ, तुमने ठीक सुना था। उम्र के इस पड़ाव पर अपने से 20 वर्ष बड़े व्यक्ति से उसने सचमुच विवाह कर लिया है। कारण जानते हो? नहीं ना, बस उसे ही मूर्ख, सनकी, मतलबी और ना जाने क्या क्या कहा था तुमने। तुम ही ने कहा था ना, नीलम ने उस व्यक्ति के वैभव से विवाह किया होगा। उसका भव्य बंगला और होंडा सिटी गाड़ी उसे भा गई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहां से निकलने का प्रयास उसे कई विडंबनाओं से साक्षात्कार करने पर विवश कर देगा। प्रतीक, तुम तो नीलम से प्रेम करते थे ना, फिर ऐसी एकाकी सोच क्यों? क्या हर विपरीत परिस्थिति के लिए स्त्री ही दोषी होती है? तुम यही सोच रहे हो ना, तुमसे विवाह करने से इनकार करने वाली और आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लेने वाली नीलम ने ऐसा क्यों किया? कभी कभी इंसान ना चाहते हुए भी ऐसा बहुत कुछ कर जाता है जो उसके जीवन का मार्ग में पलट कर रख देता है। नीलम से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ भैया। आज मुझे सामने पाकर उसके संचित पीड़ा का बांध टूट सा गया। मैं मौन रह गई। सांत्वना के शब्द आत्मा में ही दफन हो गए। एक शहर में रहते हुए भी मैं उससे 10 साल बाद मिल रही थी। तुम्हारी शादी में ही मिली थी। फिर सब अपने आप में व्यस्त हो गए थे और फिर अचानक उसकी शादी की सूचना। सोचा मिलकर आशीष दे दूं, पर जा नहीं सकी। मैं उसके विवाह को भी एक आम विवाह जो समझ रही थी। तुम्हारे कहने पर आज नहीं जाती तो स्त्री पीड़ा का एक दुखद अध्याय कैसे खुलता, एक कटु सत्य पिघल कर कैसे बहता। दीदी आप? नीलम ने आश्चर्य मिश्रित खुशी से मुझे गले लगा लिया था। झूठा प्यार मत कर नीलम, इतना ही प्यार था तो तेरी शादी की खबर मुझे किसी और से क्यों मिली? दीदी, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ना जाने क्यों वो असहज सी लगने लगी थी। तो खुश तो है ना? नहीं, उसने 2 टूक जवाब दिया तो मैंने स्नेह से उसका हाथ पकड़कर पूछा, फिर शादी क्यों की? माँ की इच्छा का पालन किया। वो चाहती थी मेरा भी घर बस जाए। वो बहुत बीमार रहने लगी है। जब तक पापा थे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके जाने के बाद मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी। किसी तरह दोनों भाइयों को पढ़ाया। फिर वही हुआ जो होता है। दोनों अच्छी नौकरी पा गए, विवाह किया और पत्नियों के साथ अलग अलग घर बसा लिया। मैं और माँ सोने घर में नितांत एक आधी रह गए। माँ बार बार शादी के लिए लड़के देखते। मैं खूब झगड़ती, टालती जाती। नहीं, नहीं करनी है मुझे शादी। 35 वर्ष गुजार चुकी हूँ, आगे भी हम दोनों माँ बेटी गुजार लेंगे। माँ कहती, बेटा मेरी बात कैसे रहोगी? तेरे भाई मेरे रहने पर तुझे नहीं पूछते तो बाद में क्या पूछेंगे? मत पूछे, मैं कह तो देती, पर माँ के बाद अपने एकाकी प्रयोजन हीन नीरस जीवन की कल्पना मुझे भी सिहारने लगी थी। मैं चुपचाप सुन रही थी। वो चाय बनाने अंदर गई तो मैं ध्यान से उसका घर देखने लगी। भव्य बड़े से बंगले में संपूर्ण वैभव विद्यमान था। शायद नीलम बेहद आरामदायक, शांत और संतुष्ट जीवन जी रही है। मैं सोच रही थी और मेरे मन में उसका कहा एक एक शब्द भी चुभ रहा था। नहीं, दीदी चाय लीजिए। उसने चाय का कप देते हुए कहा तो मैं वर्तमान में लौटी। घर तो बड़ा सुंदर है नीलम। तुम्हारे पति कैसे हैं? पहली पत्नी को गुजरे कितने समय हुआ? कितने बच्चे हैं उनके? मैंने एक साथ कई प्रश्न कर डाले। 3 साल हुआ है उन्हें गुजरे।
एक बेटा है जो पत्नी के साथ कनाडा में रहता है। क्या? मैं तो सोच रही थी छोटे छोटे बच्चों के लिए दूसरी शादी की होगी। बहू भी है और इस उम्र में दूसरा विवाह। हाँ, यही कटु सत्य है। उन्होंने सिर्फ घर का बना खाना खाने के लिए, घर व्यवस्थित करने के लिए और कभी कभार अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुझसे शादी की है। यह मैं नहीं, वो कहते हैं। प्रतिदिन इसी एहसास के साथ मेरी सुबह होती है कि मैं इस बड़े से बंगले में केयरटेकर हूँ, किसी की पत्नी नहीं। मतलब? वो फूट फूट कर रो पड़ी। जानती हैं दीदी, कल उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 15 दिनों के लिए माँ के पास चली जाऊँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद उनका बेटा कनाडा से घर आ रहा है और वो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता। मैं सन्न रह गई। आखिरकार मैं उनकी विवाहिता पत्नी हूँ। पूरे समाज के सामने उन्होंने मेरा साथ देने का वचन दिया है। सिंदूर भरा है मेरी मांग में। यह क्या नगल प्रलाप कर रहे हैं? मैं जोर से चीख पड़ी थी। यह प्रलाप नहीं, सच है। मेरा बेटा तुझसे मिलना नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि वो अपने पिता के घर से दुखी होकर लौटे। मेरे पति ने सपाट स्वर में कहा तो मैं संज्ञासून से खड़ी रह गई। आत्मा में जैसे बहुत कुछ टूट कर चुभने लगा था। मैंने पूछा, मेरी क्या हैसियत है आपकी ज़िंदगी में? ज़रा ये भी तो समझा दीजिए। ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो। मेरे जीवन भर रोटी कपड़ा और छत तो दूंगा ही। तुम्हें रोड पर तो नहीं छोड़ रहा ना? विक्की को अपनी माँ से बहुत लगाव था और वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा और ना ही किसी दूसरी औरत को माँ का दर्जा दे सकेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर सच्चाई तो यही है ना कि अब मैं ही उसकी माँ हूँ। उसे घर आने तो दीजिए। मैं इतना स्नेह और अपनापन दूंगी कि वो मुझे माँ ही समझकर वापस लौटेगा। मैंने मन की सभी आशाओं को समेटकर पति से विनती की, पर जानती हो दीदी, उनका स्पष्ट उत्तर था, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुमसे नफरत करता है। नफरत? ऐसा किया क्या है मैंने? मैं अवाक रह गई थी। उन्होंने कहा, उसे लगता है कि तुमने मुझसे नहीं, मेरी संपत्ति से विवाह किया है। पर यह तो सच नहीं है, आप जानते हैं। पर वो यह मानता नहीं। लेकिन आप उसे सच बता तो सकते हैं ना? मैंने किसी की सोच नहीं बदल सकता। मेरे पति ने कहा तो मैं जड़ हो गई थी दीदी। सच कहूँ तो इस विवाह से मुझे केवल दर्द मिला है और कुछ नहीं। वो बताती गई, रोती गई। मैं चुपचाप सुनती रही। एक चलचित्र सा सामने चलता चला जा रहा था। माँ के लाख समझाने से और भाइयों के कहने पर नीलम जब सिविल इंजीनियर सोमेश से मिली तो उसके कुंवारे मन में भी अभिलाषा के अंकुर फूटने लगे थे। सच कहती है माँ, अकेलापन भविष्य में मेरे जीवन को दर्द से भर देगा और सुमेश मुझे सुदृढ़ भविष्य दे सकते हैं। एक छोटा बेटा है, उसे इतना प्यार दूंगी कि माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। पर इंसान का अपना सोचा कब होता है? नियति के पत्तों पर तो दुनिया चलती है और नियति ने जब पहला पत्ता फेंका तो नीलम के पांवों तले की जमीन ही खिसक गई। एक सादे समारोह में विवाह संपन्न हुआ। नीलम घर पहुंची तो ड्राइंग रूम में सजी खूबसूरत फ्रेम में जड़ी एक युवक की तस्वीर देखकर उसने पूछा, यह कौन है? और उत्तर सुनकर सन्न रह गई। फिर तेज शब्दों से कहा, पर आपने तो कहा था आपका बेटा छोटा सा है। यह कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा ना। वैसे मेरी बहू भी बहुत सुंदर है, जल्द ही दादा बनूंगा मैं। उसका पति बताता जा रहा था। वह अपनी किस्मत की विद्युप्ता पर दंश थी। स्त्री का सहज गुण है समझौता। नीलम ने भी वही किया। सोचा, अपने प्रेम से सहनशीलता से वह अपना घर सहेज लेगी। पर यहाँ भी एक दूसरा सत्य मुंह बाए खड़ा था। नीलम का यह प्रथम विवाह था। उसके अरमान उड़ान पर थे। जीवन का हर सुख मुट्ठी में सहेजने की इच्छा लिए वो आशा भरी इसकी दृष्टि से जीवन को निहार रही थी। और सुमेश
30 वर्ष का संपूर्ण वैवाहिक जीवन जीकर निर्लिप्त सा हो गया था। नीलम के समर्पण में जहाँ सौहार्द, मनोहर अनुराग, समर्पण और मादकता थी, वहीं सोमेश के मनोगत प्रेमी संवेदना जड़ सी गई थी। दाम्पत्य के अंतरंग क्षणों में जब नीलम की भावनाएं आनंद के अतिरिक्त में मग्न होकर संपूर्ण नारीत्व की अनुभूति करना चाहती, सोमेश का ठंडा उष्मा रहित स्पर्श जो प्रेम का नहीं केवल व्यक्तित्व का बोझ कराता, उसे भी बीरत सा बना डालता। ऊपर से सोमेश का एहसास दिलाना कि उसने पत्नी सुख के लिए नहीं बल्कि घर व्यवस्थित करने के लिए विवाह किया है नीलम से। नीलम के रहे से विश्वास को भी ललिता जा रहा था। कुछ ही दिनों में वो जान गई थी कि यह विशाल बंगला, जिसकी साज संभाल करते करते वो सुबह से देर रात तक हलकान हो जाती है, उसके सौतेले बेटे के नाम पर है। चलो कोई बात नहीं, सोमेश ने उसके बारे में भी तो जरूर कुछ सोचा होगा। वह मन को बहलाती रहती। धीरे धीरे मात्र 1 वर्ष में वो अच्छी तरह समझ गई कि उसकी दशा पिंजरे में बंद पक्षी की तरह है, जिसे ना तो मनपसंद आहार मिलता है और ना उन्मुक्त गगन में उड़ान का मौका ही। प्रायः वह सोच के गहरे सागर में उतर जाती। तब उसे याद आता प्रतीक, उसका पहला प्यार। बचपन से एक साथ खेलते झगड़ते बड़े हुए थे दोनों। प्रतीक उसे बेइंतहा प्यार करता था। कई बार शादी के लिए जिद पकड़ लेता था, पर वो थे कि उसका मर्म समझने का प्रयास नहीं करती थी। तब आदर्श बेटी, आदर्श बहन का लवादा ओढ़े किसी दुनिया में ना जाने विचरण करती रहती थी। तब जिन भाइयों की शिक्षा के लिए उसने क्या क्या जतन नहीं किए, आज उन्हीं के एहसान फरामोशी का दंड झेलने पर विवश है। प्रतीक ने उससे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह अपने परिवार की समस्या लेकर हमेशा मना करती रही। आखिरकार प्रतीक ने भी माँ बाप की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए विवाह कर लिया। प्रतीक के विवाह में नीलम ने खुशी खुशी हर वो काम निपटाया जो उसने कहा गया। एक बूंद आंसू भी आंख में आने नहीं दिया, पर मन तो जैसे हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। प्रतीक ने विवाह के 2 दिन पहले भी उससे कहा था, तुम अगर कभी भी हाँ कह दो तो मैं इस विवाह से मना कर दूंगा। पर उसने मना करके जैसे स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। सच है, आज जो झेल रही है उसका कारण एक सच्चे प्यार की अवहेलना ही तो है। शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति उससे 20 वर्ष बड़ा है। वो भी तब जब एक रात उसने ठंडी सांस भरकर कहा था, घर मेरे नाम नहीं, रुपया मेरे पास नहीं, सब कुछ आपके बेटे का है, तो मेरा भविष्य क्या है? मैं हूं ना, और आपके बाद तुम मेरे मृत्यु की कामना करती हो? नहीं, पर ऐसा हुआ तो मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है। सोमेश ने कहा तो वो गुस्से से तेज स्वर में बोली, मुझे अपनी संतान चाहिए। कोई तो हो जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरे दुख सुख का हिस्सेदार हो। ऐसा नहीं हो सकता, और लोग क्या कहेंगे? बचपन का हो चला हूँ, इस उम्र में बच्चा? ऐसा सोचना भी मत, रिटायरमेंट की उम्र है मेरी। 55? आपने तो 45 बताया था ना? उसने हंसरत होकर पूछा था। हाँ, शादी ब्याह में इतना झूठ सच तो चलता ही है, पर मैं तो 55 की नहीं हूँ ना। मेरे भी कोई अरमान है, मुझे अपनी संतान चाहिए। आप इतनी एकाकी सोच क्यों रखते हैं? रिटायरमेंट की उम्र में शादी क्यों की? तुम कितना तर्क वितर्क करती हो। एक वो थी, कभी तेज स्वर में एक शब्द नहीं कहा, जो कहता था मान लेती थी। हाँ, उन्हें मेरी जैसी स्थिति में रहना पड़ता ना, तब देखते तर्क वितर्क और कुतर्क। ऐसे विवाद अब रोज का किस्सा बन गए थे। दाम्पत्य में कटुता बढ़ती जा रही थी। हद तो तब हो गई जब एक राज उल खुला। उस दिन नीलम ने ठान लिया था कि वह जिस रोज रोज के झगड़े को खत्म करके रहेगी। उसने शांत भाव से पति से बात की, समझाने का एक अंतिम प्रयास किया। आप मेरी बात और मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। एक स्त्री की संपूर्णता
माँ बनने में ही है। एक संतान स्त्री को मातृत्व की अनमोल थाली ही नहीं देती, बल्कि उसे पाकर उसका नारीत्व धन हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता हम दोनों की भी एक संतान हो? ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? देखो, मैं तुम्हें डालीमा में नहीं रखूंगा। जब विक्की पैदा हुआ था तब लता की हालत बहुत खराब हो गई थी। दूसरे बच्चे के कारण उसकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए मैंने तभी अपना ऑपरेशन। क्या? नीलम सन रह गई थी, मूक बधिर से बैठी रह गई थी, पाषाण प्रतिमा में बदल गई थी। अब कहने सुनने को शेष क्या बचा था? वो पागलों की तरह चीख चीख कर पूछना चाहती थी, मेरा जीवन सूली पर क्यों चढ़ाया? पर चुप रही। उत्तर तो उसकी आत्मा में ध्वनि हो ही रहा था। घर संभालने के लिए तुमसे शादी की है, अब तुम क्या करोगी नीलम? पूरी कथा सुनकर मैं उसके दशा पर मरमरता थी। वही जो मुझे करना चाहिए दीदी। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैं किसी कीमत पर घर छोड़कर माँ के पास नहीं जा रही। विक्की को यहाँ आना है तो स्वागत है, नहीं तो जहाँ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जीवन पर्यंत केवल दूसरों के बारे में ही सोचा है। भाई बहन, माता पिता, रिश्ते नाते निभाकर थक गई हूँ, टूट गई हूँ। अब मुझे केवल अपने लिए जीना है, केवल अपने लिए। वो बिखर बिखर कर रो रही थी और मैं संज्ञा शून्य से बैठी थी। धीरे धीरे वो थोड़ी शांत हुई और उसने कहा, वो नीलम जो वक्त की तेज रफ्तार में ना जाने कहाँ भागती जा रही थी, आज वो स्थिर होकर केवल अपने बारे में सोचेगी। माना जिंदगियों ने दुश्वारियाँ और वेदनाओं के भंवर में डालकर मेरी भावनाओं को चुनौती दी है, पर मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। जिंदगी के भंवर से कैसे बाहर निकलना है, वह रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। एक पत्नी होने के नाते मैं अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ूंगी और यह मेरा वादा है आपसे। मैं जीतूंगी दीदी, मैं जरूर जीतूंगी। वो कहती जा रही थी और मैं बरसों पहले के दृढ़ निश्चयी साहसी नीलम को सामने पाकर अभिभूत थी। वेदना का एहसास ना जाने कहाँ खो गया था। बस एक एहसास जीवंत हो उठा था। काश यह तेरी पत्नी होती प्रतीक, काश तूने उसकी प्रतीक्षा की होती, काश तुमने उसकी भावनाओं को समझा होता। तुम्हारी दीदी पारुल। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।